Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th, subject biology, chapter number 20, bioenergy. So, first of all, what is the definition of bioenergy? The energy obtained from biomass and bioresources is known as bioenergy. कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बायोमास या उनसे निकलने वाले कोई भी प्रोडक्ट से हम एनर्जी को बनाएं तो उस एनर्जी को हम बायो एनर्जी कहते हैं। यूज़फुल फीचर्स ऑफ बायो एनर्जी कि बायो एनर्जी की खासियत क्या है, जरा देखें तो बायो एनर्जी बहुत ही सस्ती होती है, रिलेटिवली चीप और रिन्यूएबल होती है और रेगुलरली जनरेटेड बाय लोकल लैंड कि बहुत हम अपने आसपास की जगह पे लगातार बायो एनर्जी को बना सकते हैं। एक और चीज़ कि जब हम डीजल को या पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, नुकसान पहुंचाती है। जबकि हम अगर बायो एनर्जी का यूज़ करें तो CO2 एंड SO2 बहुत ही कम निकलते हैं जिससे पॉल्यूशन भी कम होता है और ये हमको नुकसान भी कम पहुंचाती है। अगली बात आती है कि द रॉ मटेरियल्स ऑफ बायो एनर्जी इज़ ईजिली अवेलेबल बिकॉज इट इज़ वेस्ट मटेरियल एंड इट इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज एंड इट्स अवेलेबिलिटी नेवर बिकम ज़ीरो। कि इसके लिए बायो एनर्जी को बनाने के लिए जो कच्चे मटेरियल्स हमको चाहिए वो हमको आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि वह ज़्यादातर कचरा होता है ना। तो उस वेस्ट मटेरियल या कचरे को हम बायो एनर्जी बना सकते हैं। यह एक टाइप के रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और इनकी अवेलेबिलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं कुछ मेन सोर्सेज के बारे में जो बायो एनर्जी से रिलेटेड हैं। मेन सोर्सेज की बात करें तो मेन सोर्सेज में सबसे पहले तो आता है बायोमास, सेकंड आता है फायरवुड, थर्ड आता है बायोगैस मीथेन, फोर्थ आता है बायोडीजल। जबकि बायोडीजल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो है इथेनॉल जिसको इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च एंड लिग्नोसेलुलोज, और सेकंड आता है एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। उससे हम आर्टिफिशियल तौर पे बायोडीजल भी बना सकते हैं जो हमारे नेचर को या कह सकते हैं एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इससे आगे हम बात करें तो हमारे सामने जो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बायोमास। व्हाट इज़ बायोमास? कि बायोमास की डेफिनेशन क्या होगी कि प्लांट कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड दे इंक्रीज द मास, इट इज़ कॉल्ड एनर्जी सोर्सेज और बायोमास। याद रखना कि जो प्लांट होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस करके अपने मास को इंक्रीज करते हैं, उसी को हम बायोमास कहते हैं। अब बात आती है कि प्लांट में ऐसी क्या खासियत है जिससे हम उससे एनर्जी बना सकते हैं। तो प्लांट के अंदर लिग्नोसेल्यूलोज पाया जाता है जो आपको मेज़ में दिखेगा, शुगर कैन में दिखेगा, यूकेलिप्टस में दिखेगा, पाइन ट्रीज में दिखेगा, बीट रूट्स में आपको दिखेगा। उसी को हम एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं और उसी से कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल तौर से कोई भी फ्यूल बनाते हैं। एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हायसिंथ, इकार्निया कैसिपस, ये जो वाटर प्लांट है पानी के अंदर होता है, वाटर हायसिंथ प्लांट, ये भी एक टाइप से कह सकते हैं एनर्जी सोर्स के तरह यूज़ किया जाता है। और बायोमास का मतलब ये है कि जिसमें कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद उसमें कुछ न कुछ फूड मटेरियल हो, तो हम कुछ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज मैन्योर वुड्स यानी कि लकड़ियों का कचरा, फाइबर्स, कोकोनट के जो ऊपर के छिलके होते हैं वो देखें, फ्लावर्स, लीव्स, और ये सब जो है हमको इकट्ठा होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज बायोमास। क्यों? क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, उससे फूड मटेरियल बनता है और बनने के बाद प्लांट के अलग अलग पार्ट में वो जाके जमा हो जाता है। तो इन सभी हिस्सों में कुछ न कुछ क्वांटिटी में बायोमास मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है फायरवुड।
फायरवुड के बारे में बात करें तो इससे पहले हम बायोमास की थोड़ी डिस्कस कर देते हैं कि बायोमास में हमने किसी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उससे जो कचरा मिलता था उससे हम एनर्जी बनाने का काम करते थे। जबकि फायरवुड में क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से क्या होता है कि लकड़ियों को जलाने का काम किया जाता था, जिससे वह एज फ्यूल लकड़ियों को इस्तेमाल करते थे। जिससे भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन भी होता था, जंगलों की कमी भी होती थी और वाइल्ड लाइफ को भी खतरा उत्पन्न हो जाता था। तो ये जो फायरवुड है, लकड़ियाँ जो जलाने के लिए यूज़ की जाती है, वो गलत है। लेकिन इसका भी यूज़ एक टाइप से कह सकते हैं कि बायो एनर्जी के तौर पे करते थे, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी मेन कौन कौन से थे? देशी बबूल का यूज़ करते थे, अंग्रेजी बबूल का यूज़ करते थे और खेजड़ी। आपको इन तीन के साइंटिफिक नेम भी याद रखना है कि देशी बबूल का साइंटिफिक नेम है अकेशिया नीलोफोरा नीलोटिका, एंड अंग्रेजी बबूल का साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस जूलीफोरा फ्लोरा, एंड खेजड़ी का साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। खेजड़ी जो हमारा राजस्थान का कह सकते हैं स्टेट ट्री है। तो हम आगे बात करते हैं बायोगैस की, यानी कि मीथेन गैस, जिसको CH4 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन बायोगैस की जब बात करें तो उसमें केवल मीथेन नहीं आती, उसमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिक्स्ड तौर पे आती है। तो हम बात करते हैं बायोगैस की क्या है, जगह डिस्कस करें हम। तो चलिए हम बात करते हैं बायोगैस की कि बायोगैस आखिर है क्या। कि फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बैक्टीरिया एंड रिलीज द गैस, दीज गैस आर कॉल्ड बायोगैस। की ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्मेंटेशन होने, बैक्टीरिया के ज़रिए फर्मेंटेशन होने से एक गैस निकलती है, उस गैस को हम बायोगैस कहते हैं। और इस बायोगैस में जो रॉ मटेरियल होता है वह काउ डग्स होते हैं, मतलब गाय का गोबर होता है। इसलिए इस बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। वापस मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें गाय का गोबर भी है और दूसरा पेड़ के टुकड़े भी कह सकते हैं, पत्तियां भी कह सकते हैं, ये सब कचरा जो हम है उस पर बैक्टीरिया की रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने के कारण उससे जो गैस निकलती है वह बायोगैस कहलाती है। और बायोगैस में ज़्यादातर गाय का गोबर, काउ डक्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। ये देखें हम, इसके बारे में हम बात करें तो यह बहुत ही सस्ता तरीका है जिससे एनर्जी बना सकते हैं, साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी इको फ्रेंडली भी है। और इस मेथड में क्या होता है कि काउ डंग्स जो होते हैं उसको प्लांट के वेस्ट के साथ गड्ढों के अंदर भर दिया जाता है। बाद में मिथेनोजन बैक्टीरिया और मिथेलोफाइलस बैक्टीरिया जो है उसका हम यूज गोबर गैस बनाने में। हम बात करें ये बैक्टीरिया है क्या, तो हम बात करते हैं मिथेनोजन की, मिथेलोफाइलस की और मिथेलोट्रोपस की। ये तीनों बैक्टीरिया क्या है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के बाद में एक गैस को, कुछ गैसेस को छोड़ते हैं जिसमें मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। और इन सभी गैसेस का जो ग्रुप है उसी को हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं, मतलब ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं घरों में जलाने के लिए। और इन्हीं के ग्रुप को मैं बता चुका हूँ गोबर गैस कहते हैं। अब इन बैक्टीरिया की कुछ खासियत बताएं कि इनकी खासियत क्या होती है। कि ये बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं। इन बैक्टीरिया, ये जो सारे बैक्टीरिया मैंने आपको बताए वह रूमिनेंट एनिमल की डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, मतलब उसकी एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। वापस एक मिनट, रूमिनेंट एनिमल क्या, ऐसे एनिमल जो चारा खाते हैं, मतलब घास वगैरह खाते हैं ना, गाय भैंस, उन सब की एलिमेंट्री कैनाल में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वहाँ पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए ये जो फर्मेंटेशन होता है वह एन एरोबिक है। एन एरोबिक मतलब बिना हवा के
फर्मेंटेशन करते हैं। बिना ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह सकते हैं। 3 स्टेप्स में कह सकते हैं इनका फर्मेंटेशन होता है कि सबसे पहले गड्ढों के अंदर हम गाय का गोबर और साथ में प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े सब भर देते हैं और वहाँ पे सबसे पहले अनएरोबिक बैक्टीरिया को डालते हैं। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सेलुलोज होता है और हेमीसेलुलोज होता है उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स में, सिंपल कंपाउंड में बदलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होते हैं कि कुछ और बैक्टीरिया उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं जो क्या करते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक डाइजेशन करते हैं। दोनों टाइप का डाइजेशन करते हैं जिससे फर्मेंटेशन कन्वर्ट सिंपल कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक एसिड। जो सिंपल कंपाउंड बने थे वो एक टाइप के ऑर्गेनिक एसिड और एसिटिक एसिड में बदल जाते हैं। थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में, थर्ड फेज के अंदर क्या होता है, इसी एसिटिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड से एक गैस निकलती है। उस गैस का यूज़ कर देते हैं एज बायोगैस और उसमें जो कचरा बचता है उस कचरे को कहते हैं स्लरी। और स्लरी जो है उसका यूज़ किया जाता है एज मैन्योर, खाद बनाने में। कि जो खाद बनाई जाती है खेतों के अंदर डाली जाती है जिससे कि प्लांट जो है अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, वो स्लरी का यूज़ करते हैं एज मैन्योर। अब उसी को जो हमने पढ़ा उसी को हम थोड़ा केमिकल रिएक्शन में देखें कि पहले स्टेप में क्या किया था हमने, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के ऊपर फर्मेंटेशन एन एरोबिक बैक्टीरिया की रिएक्शन कराई थी जिससे सिंपल कंपाउंड बने थे। और बाद में सिंपल कंपाउंड पर एन एरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया ने रिएक्शन करके ऑर्गेनिक एसिड बनाया था और ऑर्गेनिक एसिड बाद में एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ था, एसिटिक एसिड जो था उस पर मिथेनो बैक्टीरिया ने फंक्शन किया था और उसको मिथेन गैस यानी कि बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये तरीका था जिससे कि मिथेन गैस का फॉर्मेशन हुआ था। आगे हम बात करते हैं थोड़ी इसकी मिथेन गैस से रिलेटेड। हम देखते हैं कि बायोगैस है इज़ चीपर एंड इको फ्रेंडली बट इट इज़ कैपेसिटी इज़ लिटिल लेस दैन नेचुरल गैसेस। कि बायोगैस बहुत सस्ती है और इको फ्रेंडली भी है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है नेचुरल गैस से थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि 31% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ प्रेजेंट इन बायोगैस दैट कैन बी रिड्यूस्ड द बर्निंग कैपेसिटी। कि 31% जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है बायोगैस में वह उसकी जलाने की कैपेसिटी को कम करती है। इफ़ द percentage of CO2 can be decreased then the calorific value of this gas can be increased। कि अगर इसमें CO2 कम हो जाए तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ सकती है। बायोगैस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आ सकता है 1 मार्क्स का, क्या आ सकता है कि 1901 में गोबर गैस रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अजीत मल इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। की उत्तर प्रदेश में इटावा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उस समय के शासक अजीत मल ने सबसे पहली बार गोबर गैस रिसर्च स्टेशन बनाया था। कब? 1901 में। तो चलिए हम बात करते हैं अब बायोडीज़ल की कि बायोडीज़ल आखिर क्या है। बायोडीज़ल के बारे में हम देखें तो बायोडीज़ल की बात करें तो इसमें आता है कि लिक्विड सब्सटेंस जो हमको बायोलॉजिकल प्रोसेस से मिलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हुए उनमें लिक्विड सब्सटेंस जो मिलते हैं उसका यूज़ हम डीजल के तौर पे कर सकते हैं। इन्हीं को बायोडीज़ल कहते हैं, जिसको हम फेम के नाम से भी जानते हैं। फेम का फुल फॉर्म है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, है ना। कि ये जो हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस की थी बायोगैस बनाने की, उससे कुछ लिक्विड सब्सटेंस भी मिलते हैं, उसी को हमने बायोडीज़ल वर्ड कहा था। बायोडीज़ल की बात करें तो वो भी एक टाइप के इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल सोर्सेज है जो बनते किससे हैं, वेजिटेबल ऑयल और लीटर से। और रुडोल्फ डीजल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1895 में पहली बार बायोडीज़ल से चलने वाले इंजन को बनाया था, है ना। ये साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये साइंटिस्ट का नाम याद रखें। उन्होंने क्या चीज़ की थी, 1895 में सबसे पहली बार
बायोडीजल से चलने वाले इंजन को बनाया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है बायो रिसोर्सेज ऑफ बायोडीजल, कि बायोडीजल बनाने के लिए कौन कौन से बायो रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो आता है वेजिटेबल फैटी एसिड, कि हमारे प्लांट में कई ऐसे बीज हैं, सीड्स ऑफ मैनी प्लांट सच एज सोयाबीन, मस्टर्ड, कैस्टर, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, जेट्रोपा एंड पेंजीनिया, कंटेंट सो मच अमाउंट ऑफ लिपिड एंड फैटी एसिड, कि ये जो बीज है इनमें फैटी एसिड और लिपिड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इनका एस्टरिफिकेशन करने के बाद हमको बायोडीजल मिल सकता है। आगे हम बात ये जो बायोडीजल है इसका यूज़ किया जाता है इंजन में, एंड मेन प्लांट ऑफ दैट हैंस यूज्ड फॉर द सोर्सेस ऑफ बायोडीजल आर जेट्रोपा। जेट्रोपा जो है उसको वाइट कैस्टर के नाम से भी जानते हैं, कर्कस पेंजीनिया जिसको है, इसे एक मिनट थोड़ा वापस देखते हैं, जेट्रोपा कुरिकस ये जो है इसको वाइट कैस्टर के नाम से जानते हैं, सफ़ेद अरंड हिंदी में कहते हैं इसे, एंड पेंजेनिया पिनेटा जो है इसको करंज के नाम से जानते हैं। महुआ इंडिका और रिसिनस कम्युनिकस, महुआ ये मेल हुआ इंडिका जो है ये साइंटिफिक नेम है कैस्टर का, अरेंडिका, एंड रिसिनस कम्युनिकस जो है उस सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया आपको, मेड्यूका इंडिका जो है एम से आप याद रखना, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में महुआ कहते हैं, जबकि रिसिनस कम्युनिकस जो है वह अगंड जो है कैस्टर, नॉर्मल कैस्टर उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये कुछ मेन प्लांट थे जिसका यूज़ हम बायोडीजल में करते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है पेट्रो प्लांट। पेट्रो प्लांट क्या होते हैं ज़रा हम इनको देखें। द सम प्लांट्स ऑफ सब्सटीट्यूट इज स्टोर दैट इज़ कॉल्ड लेटेक्स, कि कुछ ऐसे प्लांट हमको मिलते हैं जिसमें दूध के जैसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसको लेटेक्स कहते हैं, और इस लेटेक्स में ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स होने के कारण इसका यूज़ किया जाता है एज फ्यूल इन व्हीकल्स जो हैं उनमें एज फ्यूल इसका यूज़ कर। हमारे इंडिया में एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो देहरादून में है, उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट पर रिसर्च किया था जिसमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं। उनमें एक प्लांट के बारे में स्टडी की, कैलोट्रोपस प्रोसेरा के बारे में। जब उन्होंने कैलोट्रोपस प्रोसेरा प्लांट पे स्टडी की तो उनको पता चला कि इस प्लांट में हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज 78% है, जबकि हाइड्रोजन की परसेंटेज ओनली फॉर 0.12% है। वापस सुनना कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में हाइड्रोकार्बन के परसेंटेज तो 78% है, जबकि हाइड्रोजन की परसेंटेज ओनली 0.12% है, और ये जो रेशियो है वह एक टाइप से गैसोलीन के इक्वल आता है जिसका यूज़ किया जाता है गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर। सो लिपिड फ्यूल के तौर पे इसका यूज़ करते हैं। सो दीज प्लांट आर कॉल्ड पेट्रो प्लांट, के ऐसे प्लांट जिसमें हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज ज़्यादा हो उन्हीं को हम पेट्रो प्लांट कहते हैं। एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड पेट्रोक्रॉप्स, की प्लांट का ये जो ग्रुप है उसको हम पेट्रोक्रॉप के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं सम लेटेक्स प्रोड्यूसिंग पेट्रो प्लांट कौन कौन से हैं, जिसमें आती है मैनी स्पीसीज ऑफ यूफोर्बिया, लिथरेक्स, लेथिरिस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, फाइकस स्पीसीज एंड हेविया बेसिलिनसिस। ये जो स्पीसीज है वो पेट्रो प्लांट की स्पीसीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होता है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडीजल इन राजस्थान एंड इंडिया, कि राजस्थान और इंडिया में बायोडीजल की जो इम्पोर्टेंस है उनको हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान गवर्नमेंट started a mission biofuel mission cultivation of Jatropopangenia, की
यहाँ पे जेट्रोपा पेंजिनिया जो प्लांट पाया जाता है उसके कल्टीवेशन से रिलेटेड राजस्थान गवर्नमेंट ने एक मिशन बनाया था जिसको बायोफ्यूल मिशन कहते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है। क्योंकि बायोडीजल का प्रोडक्शन इससे होता है। क्यों और इस प्लांट को क्यों लिया गया है, इसकी खासियत ये है कि इट इज़ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड कंजर्व ऑवर बायोडाइवर्सिटी, कि यह इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट भी है और यह हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करता है। इट एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट सो एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज रिड्यूस्ड। सो big using of biodiesel, carbon monoxide and suspended particles comparatively less, कि ज़्यादातर हम अगर बायोडीज़ल का यूज़ करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वह दूसरे की तुलना में कम आते हैं। इट इज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्स होने के कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और इंक्रीजिंग इनकम भी आपकी बढ़ेगी। पेट्रो प्लांट कैन बी ग्रोवन इन Bovo and बैगन एंड नॉन इरिगेटेड एंड रोड साइड लैंड, कि हम खाली पड़ी ज़मीन पर भी पेट्रो प्लांट को उगा सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और खाली ज़मीन या वेस्ट लैंड का भी सही तरीके से यूज़ हो और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ताकि उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च एंड लिग्नोसेल्यूलोज, कि इथेनॉल कैसे बनता है स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज से। ज़रा हम देखें। स्टार्च क्रॉप्स स्लाइट, राइस एंड मिलेट, कि कौन कौन से फसलें हैं जिससे स्टार्च मिलता है। एक तो मिलेट है, एक राइस है। एंड शुगर प्लांट, मिलेट, शुगर कैन एंड बीट रूट्स आर इम्पोर्टेंट क्रॉप फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, कि ये जो है प्लांट वो बायो फ्यूल प्रोडक्शन के लिए कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। एंड बाय यूजिंग द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी बाय स्टार्च एंड शुगर कैन गेट इथेनॉल, और इनसे हम इथेनॉल बना सकते हैं। दीज प्लांट आर कॉल्ड एज द एनर्जी प्लांट। विथ द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस आर can produce ethanol and it is mixed with petrol as fuel sources, कि इस तरीके से हम इथेनॉल बना सकते हैं। ये मैंने कुछ प्लांट के नाम बताए थे, उसमें उनके फर्मेंटेशन कराने से इथेनॉल मिल सकता है। उसको हम नॉर्मल पेट्रोल के साथ मिक्स करके फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। वह हमारी गाड़ियों के इंजन को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हम बात करते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री, कि व्हाट इज एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक प्लांट एंड जनरली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, कि एल्गी जो है वह फोटोसिंथेटिक होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एक साइंटिस्ट थे, नाम था एनाटोसियस मेलिस। उन्होंने साल 2000 में यह प्रूव करके बताया था कि एल्गी जो होते हैं उन्हें अगर दिन के वक्त हम सल्फर और ऑक्सीजन की सप्लाई न दें तो उनमें फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन बनेगी और ये हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं हम एज फ्यूल, जिसको उन्होंने एल्गी हाइड्रोजन फैक्ट्री कहा था। वापस एक मिनट, एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री क्या थी कि नॉर्मल एल्गी जो है वह ऑक्सीजन और सल्फर की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ऑक्सीजन और सल्फर की अगर हम बंद कर देंगे दिन के वक्त एल्गी को देना तो उनकी एब्सेंट में उनकी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है वो चेंजेस हो जाती है, जिससे उनमें फोटोसिंथेसिस होने के बाद हाइड्रोजन बनने लगता है और ये हाइड्रोजन का यूज़ हम कर सकते हैं एज फ्यूल। उसी को उन्होंने एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री कहा था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम अगली क्लास में इससे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।